हेलो, मैं शालिनी अमलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई मैंने शुरू किया हुआ है जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए। तो पार्ट 1 में आप लोगों का जो 11th लेसन है ना, सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है पार्ट 1 में। ओके, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है ना बच्चों, तो प्लीज देख लेना, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंस बताती हूँ। अंडरलाइन करने के लिए कहते हो तो पेंसिल लेकर बैठना, और एग्जामिनेशंस में आप लोगों को किस तरह से लिखना होता है, किस तरह से सॉल्व करना होता है, उसके भी मैं इम्पोर्टेंस आप लोगों को बताते रहती हूँ। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1, तो पार्ट 1 देखे बिना पार्ट 2 बिल्कुल भी मत देखना। ओके, तो भाई सीखते सिखाते अभी हम लोग पार्ट 2 में शुरू करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स सूक्ष्म जीव। ओके, तो 1, व्हाट इज मीन्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी क्या? 2, categorize the following organisms into 2 groups according to size। तो अभी यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम आप लोगों को दिए हुए हैं, उन्हें 2 ग्रुप में आप लोगों को इन्होंने 2 कैटेगरीज में आप लोगों को डिवाइड करने के लिए कहा है, अकॉर्डिंग टू साइज। तो साइज के हिसाब से, तो उसमें है अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेना, स्नेल, एलिफेंट, पिजन एंड वर्म्स। तो आप लोग कर पाएंगे मेरे ख्याल से, अगर पार्ट 1 आप लोगों ने देखा होगा तो। We have learned that there are countless living organisms on the earth। हम लोगों ने ये सीखा है कि इस अर्थ के ऊपर काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो जिंदा है ना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे वो हमें अपने आंखों से दिखता भी क्यों ना हो, चाहे वो दिखने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन अनगिनत लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ के ऊपर रहते हैं। ऑफ दीज द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विथ अवर आईज बट can only be observed under a microscope are called microorganism। अंडरलाइन करो इसको। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं? तो इस दुनिया में हमने देखा बहुत सारे लिविंग थिंग्स है ना, तो बहुत सारे तो हम लोग को ऐसे ही दिख जाते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े, चींटियां, मच्छर, मक्खी, है ना, इंसान, जानवर, सब कुछ तो हम लोगों को आसानी से दिख जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है, जो लिविंग थिंग्स है कुछ, विच कैन नॉट बी सीन विथ अवर आईज, जिसे हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, बट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। वो हम लोगों को जो लिविंग थिंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देते हैं, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो उन्हें ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिन्हें हम लोग नॉर्मल हमारी आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, अभी ये हमारा जो हाथ है, अभी तुम लोग देख रहे हैं कि ये हाथ, चलो हाथ है, उंगलियां है ना, लेकिन अगर मैं यही मेरा हाथ माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखूंगी ना, तो मुझे है ना बहुत सारे कीटाणु दिखाई देंगे मेरे हाथों में, जो जिंदा है, जो चल रहे हैं। अभी तुम लोगों ने अगर देख लिया ना तुम्हारे हाथों को, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि कितने सारे कीटाणु होते हैं हमारे हाथों के ऊपर। इसके लिए कहते हैं ना, तुम लोग को बार बार हाथ धोया करो, साफ सफाई रखा करो, इसके लिए कहते हैं। और तुम लोग की जानकारी के लिए मैं कह देती हूँ कि ये जो हमारे हाथ है ना, इसके ऊपर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स
रहते हैं। हमारे बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिन्हें हम लोग देख नहीं पाते, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने कभी माइक्रोस्कोप के नीचे देख लिया ना हाथ, तो कभी मुंह में नहीं डालोगे तुम लोग अपना हाथ, ठीक है। तो ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ऑकरेंस होता है हम लोग देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन द एयर, वाटर, सॉइल, फूड, सीवेज, गार्बेज, एज वेल एज in the bodies of plants and animals including humans। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, अंडरलाइन करो इसको। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में होते हैं जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, वाटर पानी के अंदर होते हैं, सॉइल मिट्टी में होते हैं, फूड हमारे खाने में होते हैं, सीवेज गटर में भी होते हैं, नाले में गटर में भी होते हैं, गार्बेज मीन्स कचरे में भी होते हैं, एज वेल एज इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर भी होते हैं, एंड एनिमल्स के ऊपर भी होते हैं, जानवरों पर भी होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ह्यूमंस यानी इंसान लोगों को उसमें इंक्लूड करके, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो एनिमल्स, हम लोग भी एनिमल्स ही है, हम लोग भी एनिमल की कैटेगरीज में ही आते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि हम लोगों को बोलना आता है, हम लोग बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है दूसरे जानवरों के कंपैरिजन में, इसके लिए हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल्स है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सॉलिटरी, दैट इज दे लिव सिंगली, example amoeba, paramecium, whereas some living in colonies। अभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अकेले ही रहते हैं, सिंगल, ओके। तो उसी में उसके एग्जाम्पल दिए हैं, राइट टू एग्जाम्पल्स करके आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा, तभी आपको ये लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल रहने वाले कौन से हैं, अमीबा एंड पेरामेशियम। तो इसका स्पेलिंग जो है ना तुम लोग अच्छे से याद करके रखना। एंड वेयर सम लिव इन कॉलोनीज, और कुछ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डेड प्लांट्स में यानी पेड़ों में, डेड प्लांट्स में, पेड़ों में, मरे हुए पेड़ों में, पत्तों में, ठीक है, जड़ों में, वहां पर रहते हैं। एंड एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवरों में, मरे हुए जानवर, जो तुम लोग को पता होगा कि जानवर मरने के बाद 1, 2, 3 दिन के बाद फिर ऐसी बदबू आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको सड़ाते हैं, उसको गलाते हैं, इस वजह से उसकी बदबू सब जगह पे फैलने लगती है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ऑब्जर्वेशन करना यानी निरीक्षण करना, and measurement of microorganisms. Try this. 1. Keep a moistened piece of bread or bhakri in a closed box. एक भाकरी का टुकड़ा या फिर मॉइस्ट हुआ, गिला हुआ थोड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा आप लोगों को एक बॉक्स में बंद करना है, ओके। Observe it after 3-4 days using a magnifying lens। मैग्नीफाइंग लेंस पता है ना तुम लोग को, तो उसे आप लोगों को उसे ऑब्जर्व करना है 3-4 दिनों के बाद। 2. Observe a drop of muddy water or water from a stagnant puddle under the compound microscope। अभी muddy water means
कीचड़ का जो पानी होता है उसका एक बूंद, या फिर जो पडल में जमा हुआ रहता है ना वाटर, ठीक है, खराब गंदा पानी, तो उसको आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे एक ड्रॉप लेकर देखना। 3. टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। योगर्ट यानी दही, या फिर बटर मिल्क यानी छाछ जो होता है ना, ताक, छाछ, ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है ना, मैंने पिछले पार्ट 1 में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि माइक्रोस्कोप के नीचे जब ग्लास स्लाइड्स रखते हैं, फिर उसके ऊपर एक ड्रॉप रखते हैं ब्लड का भी, अगर आप ब्लड रिपोर्ट निकाल रहे हैं तो फिर उसके ऊपर एक और ग्लास स्लाइड रख के फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि किस टाइप के कीटाणु है करके। तो फिर इस तरह से अगर आप लोग योगर्ट देखते हो, मैंने जब सबसे पहले मेरे स्कूल में माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने योगर्ट ही देखा हुआ था, तो मैंने देखे थे उसके अंदर के कीटाणु। अभी योगर्ट का जिक्र आ ही गया है तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर हमारा पेट जब खराब हो जाता है, उल्टी जुलाब वगैरह होती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, उसको दही भात दो, उसको छाछ भात दो, छाछ पीने के लिए दो, है ना, पेट की प्रॉब्लम में। तो क्यों बोलते हैं वो लोग पता है तुम लोगों को, दही भात और छाछ वगैरह पीने के लिए? क्योंकि उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना दही के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, हमारे पेट को जो बिगाड़ने वाले जो कीटाणु होते हैं वो उन्हें मार देते हैं। इसके लिए हम लोगों को वो लोग दही या छाछ पीने के लिए कहते हैं। और नॉर्मली भी खाना खाने के बाद छाछ लेना चाहिए, पीना चाहिए, ऐसे भी डॉक्टर लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेट की उससे कोई भी बीमारी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कौन से माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ऑब्जर्व करना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। तो हम लोगों ने ये जो है ना माइक्रोस्कोप के टाइप्स जो है वो पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ाई की हुई है। अगर आपने देखा है पार्ट 1 तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले पार्ट 1 देखना, फिर उसके बाद ही पार्ट 2 देखना, तो ये आपको समझ में आएगा। इन योर नोटबुक ड्रॉ स्केचेस ऑफ अ माइक्रोब्स यू ऑब्जर्व। और फिर जो वो माइक्रोस्कोप के अंदर आपने जो भी ऑब्जर्वेशन किया, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका ड्रॉ आप लोगों को उन्होंने नोटबुक में निकालने के लिए कहा है। अभी यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं भाई। डू यू नो we cannot see objects smaller than 100 micrometers in size। अंडरलाइन करना है इसको, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा जाएगा। तो 100 माइक्रोमीटर साइज की जो भी चीजें हैं, हम लोग उन्हें अपने विथ आवर आईज, अपने ऐसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। सो we make glass slides of a microorganisms and observe them under a compound microscope। तो इसके लिए हम लोगों को उसको ऑब्जर्व करने के लिए ग्लास स्लाइड के ऊपर रख के कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे जब हम लोग उसे देखते हैं उस लेंस के साथ, तब हम लोगों को वो दिखाई देते हैं। However, if a magnification of 1000 into proves to be insufficient, then we need to use an electron microscope to observe those microorganisms। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को ये 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके नीचे हम लोग 100 माइक्रोमीटर्स के जो हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देखते, कम जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो हम लोगों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे वो दिख जाते हैं। अगर वो 1000 इंटू प्रूव्स टू इनसफिशिएंट, अगर वो उससे भी छोटे जीव है, उससे भी सूक्ष्म जीव है, तो उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए
हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, तभी ही हम लोग उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाएंगे। साइजेस ऑफ सम माइक्रोब्स, पैरामोशियम अबाउट 100 माइक्रोमीटर्स, तो इसे हम लोग देख सकते हैं कौन से माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। बैक्टीरिया ऑफ टाइफॉइड 1 to 3 माइक्रोमीटर्स। अभी जब बहुत दिन तक बुखार नहीं जाता है तो हमारा ब्लड चेक कराने के लिए बोलते हैं डॉक्टर लोग, फिर बोलते हैं मलेरिया है, डेंगू है, टाइफॉइड है, जॉन्डिस है, तो आप लोग उनका ब्लड रिपोर्ट लेकर आइए, फिर हम आपको ट्रीटमेंट करेंगे करके। फिर जब वो लोग हमारे बैक्टीरिया जो है टाइफॉइड के जब उन्हें दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तभी फिर वो हिसाब से वो लोग हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। फिर जो बीमारी का बैक्टीरिया होता है ना, तो उसके साथ फाइट करने के लिए वो हिसाब से वो लोग हम लोगों को मेडिसिन देते हैं ताकि हम लोग ठीक हो सके। ठीक है। फिर 3 पोलियो वायरस 28 नैनोमीटर्स। पोलियो पता होगा ना, 2 बूंद जिंदगी की। अमिताभ बच्चन जी आकर कहते हैं ना टीवी में, 5 साल तक बच्चों को पोलियो के डोज पिलाइए ताकि बच्चे स्वस्थ रहे, उन्हें जिंदगी में कभी पोलियो ना हो, इसके लिए, है ना। तो ये पोलियो जो बीमारी है उसके जो भी वायरस होते हैं वो 28 नैनोमीटर्स के होते हैं। आप लोगों को मैच द फॉलोइंग में ये आ सकता है। ठीक है। माइक्रोब्स मेजर लेस देन 100 माइक्रोमीटर्स। इवन इन द माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स their organelles carry out all life process within the single cell। वो कितना भी छोटा ऑर्गेनिज्म क्यों न हो, तो उनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके लाइफ प्रोसेस के लिए उन लोगों को सेल की जरूरत पड़ती है। ओके। या एक सेल के ऊपर भी जीने वाले बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। यूज योर ब्रेन पावर। कैन द पॉइंट ऑफ अ नीडल एकोमोडेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नीडल यानी जो सुई होती है, सुई का जो पॉइंट है उसके पॉइंट के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या? देखो भाई, सुई के पॉइंट के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्या? इसका जवाब जब मैं क्वेश्चन एंड आंसर दूंगी तब देने वाली हूँ। ठीक है। अगर तुम लोग को पता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अमॉन्ग द स्केचेस यू हैव ड्रॉन, डू यू फाइंड एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यू सी बिलो? व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रॉ अबाउट देयर साइजेस? अभी देखो भाई, अ वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके साइज अलग है, उनके शेप अलग है ना। तो इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके। लेकिन ये जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की थोड़ा सा आप लोग स्टडी करके रखना। ये आप लोगों को आगे डिटेल में आने वाला है। ओके। Some microorganisms like the fungus that grows on bread or strands of algae in ponds are multicellular। तो हम लोगों ने यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर के बारे में ऑलरेडी पढ़ाई की हुई है। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फंगस है, वो किस पर बढ़ते हैं? ब्रेड, जो बुरशी लगती है ना ब्रेड के ऊपर, वो। और स्ट्रैंड्स ऑफ अलगी जो होता है वो हम लोगों को हरा दिखाई देता है ना, ग्रीन। वो पॉन्ड्स जैसे पानी जहां पर होता है वहां पर हमें ग्रीन दिखाई देता है ना, आर मल्टी सेल्यूलर। तो वो कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। हाउएवर
most microorganisms such as bacteria and viruses are unicellular. तो भाई राइट टू नेम्स में अगर आपको पूछा जाएगा मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर, गिव टू एग्जाम्पल्स में, तो मल्टी सेल्यूलर में आप लोगों को आएगा फंगस एंड अल्गी, एंड यूनिसेल्यूलर में आप लोगों को लिखने हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस. ओके, दे हैव अ समवॉट डिफरेंट सेल्यूलर स्ट्रक्चर. उनका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है. दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स. तो उनके सराउंडिंग आप लोगों को मेम्ब्रेन बाउंड दिखाई नहीं देता है. ओके, तो ये कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cytoplasm and nucleoid are their only components. Such cells are called prokaryotic cells. अभी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जो सेल्स है उसके बारे में हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, 6th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, और अभी 7th स्टैंडर्ड में भी ये आप लोगों को आया है. तो आप लोगों की जो पढ़ाई होती है ना, सब ये इंटर रिलेटेड ही होती है. और अभी जैसे तुम लोग अभी 7th में हो, फिर अभी तुम लोग 8th में जाओगे तो उसको और डिटेल में आएगा, आपको यही सब आएगा लेकिन थोड़ा डिटेल में आएगा. फिर 9th में इससे और डिटेल में आएगा, और 10th में इसी के बारे में फंगस अलगी अमीबा के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, और डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके लिए पहले आपने क्या पढ़ा वो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है. और जिन बच्चों को साइंस हार जा रहा है ना, तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग है ना 3rd स्टैंडर्ड के वीडियोस देखिए, 4th स्टैंडर्ड के वीडियोस देखिए जो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं. 5th के वीडियोस देखेंगे आप लोगों को, तो आप लोगों को ये जो लिंक है ना ये पता चल जाएगा और बहुत इजी लगेगा आप लोगों को साइंस. उसके बाद इन लोगों ने देखो भाई यहाँ पर हमें प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम दिया हुआ है. ये आप लोगों को डायग्राम निकालना है 5 बार, और उसके नाम भी आप लोगों को निकालने हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे लोग क्या करते हैं, मैं बोलती हूँ ना 5 बार डायग्राम निकालो, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, डायग्राम निकालते हैं, नाम भी सब बराबर से याद कर लेते हैं, और वो लोग गलती ये करते हैं कि ये डायग्राम किसका है वही याद नहीं रखते. प्रोकैरियोटिक सेल का ये डायग्राम है, ये भूल जाते हैं वो लोग. सिर्फ ये डायग्राम ही याद रखते हैं और नाम याद रखते हैं, लेकिन किस चीज का ये डायग्राम है, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है, ये नहीं याद रखते आप लोग. और फिर जब एग्जाम में आपको बोलते हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम निकाल के उसके नेम्स लिखो, तो फिर तुम लोग भूल जाते हो कि समझ में ही नहीं आता डायग्राम का नाम क्या है करके. फिर जब घर पे जाके चेक करते हैं तभी देखते हैं कि अरे ये डायग्राम तो मुझे आता था, मैंने तो पूरा इसको किया था, शालिनी टीचर ने बताया था, लेकिन ये नहीं याद रखा ना, तो गए ना तुम लोग के मार्क्स 5. इसके लिए ये गलती मत करना. ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे भाई, हम लोग को एक्सपीरियंस है. ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ दिया है भाई इन लोगों ने, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, NCCS. अभी NCCS का फुल फॉर्म लिखो करके अगर आया ना एग्जाम में, तो नेशनल सेंटर ऑफ सेल साइंस लिखने आना चाहिए तुम लोग को. ठीक है, पुणे इज एन इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व्ड in research in the field of cell science, cytology and biotechnology etc. और उसका वेब एड्रेस भी दिया है www.nccs.res.in. तो भाई जाकर देखो इंटरनेट में, तो तुम लोग को इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी. ओके, अभी ग्रोथ ऑफ microorganisms. Each microorganisms need a specific environment for growth and reproduction.
अभी हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, उनको पलने के लिए, उनको बढ़ने के लिए पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जिसमें उनका ग्रोथ अच्छा होगा और फिर उनका रिप्रोडक्शन जो होता है, जैसे वो अंडा देते हैं, बच्चे देते हैं, तो वो उनका रिप्रोडक्शन के लिए भी उन्हें एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। मेनी माइक्रोब्स नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। बहुत सारे माइक्रोब्स को उनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अंडरलाइन करना इसको। whereas some microbes can grow without oxygen। कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के ग्रोथ होता है उनका। Some microorganisms survive even in extreme and adverse conditions like the ocean floor, ice in polar regions, hot water springs, etc। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में भी जीते हैं, जैसे कि ओशियन फ्लोर, समंदर का जो सबसे अंदर का जो पार्ट होता है ना, वहां पर भी वो लोग जीते हैं। आइस इन पोलर रीजन में वो लोग जीते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी वो लोग जिंदा रहते हैं, एक्सेट्रा। ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ थिक कवरिंग अराउंड देमसेल्व्स एंड स्टॉप देयर लाइफ प्रोसेसेस। तो ऐसे कुछ एडवर्स कंडीशंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक थिक कवरिंग उनके आजू बाजू में वो लोग क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं देमसेल्व्स एंड स्टॉप देयर लाइफ प्रोसेसेस, और उनका जो लाइफ प्रोसेस है उसे वो लोग स्टॉप कर देते हैं। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, दे come out of the protective covering and continue their life processes। और जब उन्हें ऐसे पता चलता है कि अभी हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन आया है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है अभी सुटेबल है हम लोगों के लिए, तभी वो लोग क्या करते हैं, उस कवरिंग में से बाहर आते हैं और उनका जो लाइफ प्रोसेस है वो लोग शुरू कर देते हैं। देखो भाई, इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लोगों को भी जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है ना। अभी यहाँ पर क्या दिया है भाई, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो? मीडियम। अभी कहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पलते बढ़ते हैं, तो कहाँ पर है, सॉइल पानी में, वाटर सॉइल यानी मिट्टी में, वाटर यानी पानी में, डिकेइंग मैटर एक्सेट्रा। डिकेइंग मैटर यानी कुजे हुए, सड़े गले, ऐसे चीजों में भी वो पलते बढ़ते हैं। टेम्परेचर क्या लगता है उनको, 25 डिग्री टू 37 डिग्री। इसके लिए गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एग्जाम्पल अल्गी, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन उनको पलने बढ़ने के लिए जरूरी। एटमॉस्फेयर मॉइस्ट, ह्यूमिड एंड वार्म। गरम, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में वो बहुत अच्छे से पलते बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप एंड लाइफ प्रोसेसेस, माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज algae, fungi, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो उनके शेप के हिसाब से, उनके आकार के हिसाब से, उनके लाइफ प्रोसेस के हिसाब से उन लोगों को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, कि ये अलगी, ये फंगी में ये होता है, प्रोटोजोआ में ये होता है, बैक्टीरिया में ये होता है, एंड वायरस में ये होता है। तो सबका शेप एंड लाइफ प्रोसेस जो है वो अलग अलग होता है। ओके, अंडरस्टैंड? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, तो भाई यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, पता है क्या तुम लोगों को? नहीं पता तो फिर अभी समझ लो तुम लोग। ठीक है, ट्राई दिस। टेक 2 earthen pots half filled with soil and mark them
ए एंड बी, अर्दन पॉट यानी मिट्टी के बर्तन लेना, ठीक है, फिल्ड विथ सॉइल, आधा उसको आप लोग मिट्टी से भर देना, एंड मार्क देम, उनको मार्क करना, ए एंड बी लिखना। मिक्स सम वेस्ट मटेरियल लाइक गार्डन वेस्ट, अभी कुछ वेस्ट मटेरियल उसमें मिक्स करो, गार्डन वेस्ट, डंग, डंग यानी क्या, गोबर, गोबर के जैसा होता है ना वो, फ्रूट पील, अपने फलों के पील्स, वेजिटेबल स्टॉक, पेपर स्क्रैप एक्सेट्रा विद द सॉइल इन अ पॉट ए पॉट में आप लोग को ये सब डाल के रखना है, ठीक है। मिक्स थिंग्स लाइक पीसेस ऑफ ग्लास, scrap metal, plastic bags, etc. with the soil in pot B. Keep both pots at the same spot in the garden and observe them after 3 to 4 weeks. देखो भाई, एक में हम लोगों ने वेजिटेबल पेपर स्क्रैप्स, फिर गार्डन वेस्ट वगैरह, डंग वगैरह डाल के रखा, फ्रूट पील वगैरह, ठीक है। और ए पॉट में, हाँ, और बी पॉट में हम लोगों ने क्या क्या डाला है, पीसेस ऑफ ग्लास यानी कांच के टुकड़े, स्क्रैप मेटल यानी धातु जो होते हैं ना, आयरन के टुकड़े, खिल्ले बिल्ले समझो ना ऐसे, तो वो, प्लास्टिक बैग्स, वो सब हमने उसके अंदर डाले। फिर दूसरे बी में उसको नाम दिया हम लोगों ने बी, ठीक है। तो फिर हम लोगों को उसे छोड़ देना है 3-4 हफ्तों के लिए, दोनों को सेम जगह पे हमें रखना है गार्डन में, ओके। कैन यू टेल, डिड द गार्बेज इन पॉट बी रिमेन अनचेंज्ड? पॉट बी में का जो भी गार्बेज हम लोगों ने डाला हुआ था वो वैसे का वैसा ही था। वेयर डिड द गार्बेज इन अ पॉट ए डिसअपियर? पॉट ए में जो भी हम लोगों ने फ्रूट पील डाला हुआ था, डंग डाला हुआ था, वो सब कहाँ गायब हो गया भाई, सब डिसअपियर हो गया। डिसअपियर हो जाना यानी गायब हो जाना, ठीक है। व्हाई, और ये क्यों गायब हो गया, ठीक है। माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल, डंग एक्सेट्रा decompose the garbage to obtain food materials। अभी जो सॉइल में, मिट्टी में और डंग में जो भी माइक्रोब्स थे, सूक्ष्म जीव थे, उन्होंने क्या किया, वो जो भी गार्बेज था, फ्रूट पील वगैरह, उसको उसने डिकम्पोज किया, ओके। डिकम्पोज द गार्बेज टू ऑब्टेन food materials. As a result, garbage is soon converted into manure of the best quality and our surroundings are kept clean. और वो जो भी गार्बेज उन्होंने ए पॉट में डाला हुआ था, उसका एक बहुत ही अच्छा खाद तैयार हुआ। मैन्योर यानी खाद बोलते हैं ना, जो पेड़ों में डालते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो तैयार हुआ सबसे बेस्ट क्वालिटी का। और हमारा जो सराउंडिंग भी था उसको हम लोगों ने खाद भी बनाया और हमारा सराउंडिंग भी क्लीन रहा। एज इन द केस ऑफ गार्बेज ऑफ प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल टू, माइक्रोब्स आर रिलीज्ड इनटू द सीवेज so as to help in the quick decomposition of the organic compound in it। तो जब भी कभी कोई भी गार्बेज वगैरह हम लोग डालते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर उसका हम लोग खाद के तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए अभी जब भी कचरे वाले भी आते हैं ना, तुम लोगों को कहा जाता है, देखो, गीला कचरा अलग रखना, सूखा कचरा अलग रखना, है ना। फिर ये जो इतना सब वो लोग कचरा सब लेके जाते हैं, फिर उसको वो लोग सेपरेट करते हैं,
फिर उसका वो लोग खाद तैयार करते हैं, फिर उसको वो लोग फार्मर्स लोगों को वगैरह ऐसा देते हैं, उसका खाद तैयार करके। जो कचरा हम लोग उनको देते हैं ना, उसका खाद वो लोग तैयार करके फिर उससे वो लोगों को बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग वो पेड़ बेचने वाले, जो झाड़ बेचने वाले लोग रहते हैं ना, उन लोग के पास अगर तुम लोग देखोगे ना खाद, तो तुम लोगों को पता चलेगा कितना महंगा देते हैं वो लोग। ऐसे ही तैयार होता है। ठीक है, लेकिन है मेहनत का काम, ऐसा नहीं है कि आराम से हो जाता है करके। यूज योर ब्रेन पावर। वाई शुड ड्राई एंड वेट वेस्ट इज कलेक्टेड सेपरेटली। देखो भाई, अभी ही मैंने तुम लोगों को बताया है ना, गीला कचरा और सूखा कचरा सेपरेटली क्यों कलेक्ट करते हैं। ये मैं क्वेश्चन आंसर देती हूँ तब देने वाली हूँ आप लोग को। ठीक है, कैन यू। तो अभी इसके आगे ये जो है ना बच्चों, कैन यू टेल, ये मैं आप लोगों को पार्ट 3 में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर पार्ट 3 एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर्स भी एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अच्छे से समझ के रखना, और जो जो भी मैंने इंपॉर्टेंट दिए है उसको लाइटली मत लेना, और जो भी डायग्राम मैंने आप लोगों को निकालने के लिए कहा है उन्हें जरूर निकालना आप लोग को, क्योंकि वो आएंगी ही आएंगी आपको एग्जाम्स में। ठीक है, चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।